गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? बच्चों, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और अगर ये वीडियो प्रॉपर चल रहा है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई करिए। ये सेशन हमें 7:30 बजे स्टार्ट करना था, बट हमने 8:30 बजे स्टार्ट किया। एक तो नेटवर्क इशू चल रहा है, अभी भी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू है, बट फिर भी आप मुझे बता दीजिए कि आपको आवाज़ आ रही कि नहीं। और दूसरा क्या है कि मेरी कुछ दिन से 2-3 दिन से मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा बुखार है और हेडेक है, तो इस वजह से मैं लेक्चर लेना अवॉइड कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे हैं। नीना नारायण, प्रीति जयप्रकाश, गुड इवनिंग बच्चों। शिवानी पुरोहित, अभिषेक, गुड इवनिंग। प्रीति जयप्रकाश, ओके। भरत अग्रवाल, अभिषेक महल, गोपाल मिश्रा, भरत अग्रवाल, ओके। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज का हम सेशन ले रहे हैं 1 जुलाई को, CA डे, CA फाउंडेशन डे। 72 ईयर्स हो गए लगभग। सो गाइज, मेरी तरफ से तुम सभी बच्चों को दिल से हैप्पी CA डे। मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी CA बनो और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करो, अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करो, बहुत अच्छा सक्सेस प्राप्त करो अपनी ज़िंदगी में। अच्छा जी, नागराज, अंकिता, निखिल, सर बुक्स कब डिस्पैच होंगी? 25 दिन हो गए ऑर्डर करके। निखिल, आपने मुझे व्हाट्सएप अगर किया नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डिटेल डाल दो बेटा। आप बुक्स की बात यहाँ पर करोगे तो मैं आपके साथ बुक्स का चर्चा तो यहाँ पे करूँगा नहीं, ठीक है। बेहतर होगा कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दो डिटेल, और मैं देखता हूँ, फिर मुझसे पर्सनली बात करो, ज़्यादा अच्छा है। ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर पूछोगे तो मुझे लगता है कि दूसरी बार मैं शायद इग्नोर ही करूँगा। तो चर्चा तो अपन वो करने वाले हैं नहीं, लाइव सेशन उस चीज़ के लिए तो है नहीं कि बुक्स का क्या इशू है। हीरा, सौम्या, यस, सभी बच्चों को अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी CA डे मेरी तरफ से। बच्चों, हो सकता है कि ये सेशन में बीच में मुझे छोड़ना पड़े, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है। मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं, परफेक्ट फील नहीं कर रहा हूँ। अगर आज ऐसा लगा कि आज का सेशन हम पूरा नहीं कर पाए किसी वजह से, तो हम इस सेशन को अगले दिन, मतलब कल या जैसा भी होगा, अपन इसको फिर से प्लान करेंगे, एक आध दिन में फिर से प्लान करेंगे, राइट। प्रांजल राव, हेलो सर फ्रॉम भोपाल। प्रांजल, यस, मुझे याद है आप AS की क्लास में भी थे। गुड इवनिंग। अच्छा, चलिए, जैसा भी होता है अपन सेशन को शुरू करते हैं। ओके, अपन सेशन को शुरू करते हैं। आज आपको पता होगा कि अपना सेशन आज किस पे है। आज अपना सेशन है ESOP पे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। चलो बच्चों, स्टार्ट करें सेशन। क्या बोलते हो? आपके डाउट्स आपके पास हैं कि आपको सिर्फ रिवीजन चाहिए, कि कुछ डाउट्स भी लाए हो? मैं जानना चाहता हूं कि आप कुछ अपने डाउट्स साथ में लाए हो, कि आपको सिर्फ रिवीजन सुनना है और रिवीजन सुन के ख़त्म करना है, कि आपके पास कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स, या फिर अगर आपने मेरी बुक में से कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो मेरी बुक में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, ऐसा कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। मतलब मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाउट पूछो मुझे बस ये बताओ कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, क्या आप लोगों के पास डाउट है कि आप सिर्फ रिवीजन को ध्यान में रखते हुए ये सेशन सुन रहे हो? क्योंकि आई मस्ट अप्रिशिएट, आज के सेशन में तो ठीक है, मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, बट आई अप्रिशिएट कि आप ये सेशन सिर्फ रिवीजन पर्पस से ही नहीं, डाउट्स के पर्पस से भी आप ये सेशन को सुने। मतलब आप अपने डाउट्स भी ले आएँ। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है बाकी लोग डाउट्स निकालेंगे तो हम सुन लेंगे, ऐसा मत करिए प्लीज़। ये सेशन लेने के रीज़न ही यही है कि आपकी पढ़ाई होती जा रही हो तो आप अपने डाउट्स निकाल के रख रहे हैं, और साथ साथ आप मुझसे पूछते जा रहे हैं। सौम्या श्रीवास्तव कह रही हैं कि सर डाउट है। वेरी गुड बेटा,
मैं आपसे पूछूंगा डाउट, एक बार अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर अपन डाउट पे भी चलेंगे। अंजलि कह रही है रिवीजन, अभिषेक कह रहे हैं रिवीजन, प्रीतेश कह रहे हैं रिवीजन। ओके, मैक्सिमम बच्चे रिवीजन बोल रहे हैं। शिखर अग्रवाल हैप्पी सीए डे सर, आपको भी शिखर हैप्पी सीए डे, सबको मेरी तरफ से हैप्पी सीए डे, मैंने वैसे ही सबको पहले से ही बोल दिया था। ऋषभ बंसल यस सर मतलब आपके पास डाउट्स हैं। ओके चलिए हम रिवीजन करते हैं, पहले देखते हैं कितना अपन रिवीजन कर पाते हैं आज के सेशन में। सर कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर पेमेंट्स ब्रीफली। अथर्व आप्टे, अथर्व कैन आई नो आप सीए इंटर के हैं कि सीडब्ल्यू के हैं, सीएमए के हैं, या फिर क्या अभी आप मुझे बताएं फाइनल में हैं, थोड़ा मुझे बताइए। ईएसपीपी में थोड़ा डाउट है सर, शिखर ने बोला। ओके, निवेदिता डाउट है, शालिनी सोनी गुड इवनिंग बच्चे, अंजलि रिवीजन बोल रही हैं। अथर्व मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझसे जो ये पॉइंट पूछ रहे हो, आप मुझे बता सकते हो आप मेरे स्टूडेंट हैं कि मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, और सीएमए के स्टूडेंट हैं, सीए के स्टूडेंट हैं, इंटर कर रहे हैं, फाइनल कर रहे हैं, मतलब अभी आप मुझे ये बता सकते हो। ओके, ईसॉप करते हैं बेटा, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बच्चों ऐसा है कि एक चीज होती है शेयर बेस्ड पेमेंट्स, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। सर यदि अल्टरनेट डेज में डाउट एंड रिवीजन रख सकते हैं क्या? बेटा अल्टरनेट डे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब मेरे पास अदर कमिटमेंट्स भी हैं, मैंने सीए फाइनल वालों को अब कमिट किया हुआ है, मुझे उनकी भी रिवीजन क्लासेस लेनी है, तो बेटा अल्टरनेट डे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही मुश्किल है। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि वीक में 2 बार कर सकता हूँ, ठीक है। IPCC ओल्ड कोर्स सर आई हैव बीन फॉलोइंग यू ऑन यूट्यूब ओनली। ओके बेटा अथर्व, मैं बस यही जानना चाह रहा था, कोई बात नहीं। बच्चों ऐसा है एक टर्म है शेयर बेस्ड पेमेंट। अब कृपया करके अब बातचीत मत करिएगा, अब प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस पूरे सेशन को, ताकि हम पूरा रिवीजन का एडवांटेज ले सकें और उसके बाद अपन डाउट्स भी कंसीडर कर सकें। बच्चों एक पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, शेयर बेस्ड पेमेंट। बच्चों ये शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब सिंपल सी कहानी है। शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब ऐसा कोई भी पेमेंट करना जो पेमेंट कहीं ना कहीं आपके शेयर्स से रिलेटेड है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदा, आपने पेमेंट किया शेयर के फॉर्म में, आपने किसी से कंसल्टेंसी लिया और आपने सामने वाले को अपने शेयर इशू कर दिए, दिस इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, दिस इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। आई मेरी बात समझ में? मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना है, मैंने बोनस दिया शेयर्स के फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। तो कोई भी पेमेंट अगर शेयर के बेसिस पर हो रहा है उसको बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट का जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट का जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं बताया गया, वो किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं बताया गया। मतलब शेयर बेस्ड पेमेंट पे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो सर क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट के ऊपर गाइडेंस नोट अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स, SBP मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, गाइडेंस नोट ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट। CA इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स और CA IPCC एडवांस अकाउंट्स, दोनों के केस में सेम चैप्टर एप्लीकेबल है ESOP करके। मैंने ESOP का अभी तक तो नाम कहीं पर बोला ही नहीं है। और जो ESOP का जो चैप्टर एप्लीकेबल है, उसकी जो अकाउंटिंग बताई जाती है आपको सिलेबस में, वो अकाउंटिंग
बताई जाती है गाइडेंस नोट से ही। ये बात सच है कि मैक्सिमम टीचर्स पढ़ाते वक्त ये नहीं बताते कि जो हम आपको ईसॉप पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस नोट में से पढ़ा रहे हैं, पर ये बात सच है कि वो जितनी भी अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जाती है वो गाइडेंस नोट से पढ़ाई जाती है। मैंने अथर्व से इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे पता चल गया था अथर्व शायद मेरा स्टूडेंट तो नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बैच में सबसे पहले स्टार्ट ही यही से करता हूँ। जनरली मैं सभी बच्चों को बताता हूँ कि बेटा ये शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है, ईसॉप क्या होता है, और ये गवर्न होता है किसी गाइडेंस नोट के थ्रू। अच्छा, आई बात मेरी समझ में? अच्छा, ओके। नाउ शेयर बेस्ड पेमेंट बेसिकली बच्चों 3 टाइप के होते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट बच्चों 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। इक्विटी सेटल्ड मतलब जहां पर आप कोई चीज खरीद रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, या आपने किसी से सर्विस लिया, मान लो एम्प्लॉय से सर्विस लिया, और सामने वाले को आप पेमेंट कर रहे हो शेयर के फॉर्म में, इक्विटी शेयर के फॉर्म में, मतलब सेटलमेंट कर रहे हो इक्विटी शेयर के फॉर्म में। दूसरा होता है कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड आपको ऐसा लगेगा कि सर कैश सेटल मतलब कैश में सेटलमेंट करेंगे, तो सर ये शेयर बेस्ड पेमेंट कैसे हुआ? नहीं, स्टिल ये शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ कि जो मतलब मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको, आप मुझे सर्विसेज दीजिए, मैं आपको पेमेंट करूंगा। मैं कितना पेमेंट करूंगा? मैं आपको पेमेंट करूंगा जिस दिन मैं आपको पेमेंट करूंगा। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, ठीक है ना? मैं आपको 2 महीने बाद पेमेंट कितना करूंगा? जितना मेरे शेयर की वैल्यू होगी उसके बराबर का मैं आपको 10,000 शेयर्स पर पेमेंट करूंगा। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए मेरे शेयर की वैल्यू आज 30 रुपए है, 2 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, कैश ही दूंगा। जितनी भी मेरे शेयर की वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए 2 महीने बाद शेयर की वैल्यू 40 रुपए हो जाएगी या 20 रुपए हो जाएगी, तो 10,000 शेयर इंटू 40 रुपए मैं उतना पेमेंट करूंगा। 40 रुपए नहीं होगी, 20 रुपए होगी, तो 10,000 शेयर इंटू 20 मतलब 10,000 शेयर पर जो भी वैल्यू बनेगी मैं आपको उतना कैश में पेमेंट करूंगा। बट दिस कैश पेमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन शेयर वैल्यू, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट। आई मेरी बात समझ में? और तीसरा होता है इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेटिव। इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेटिव, यहां पर ये होता है कि मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप बता दो आपको शेयर का आपको पेमेंट किस फॉर्म में चाहिए, आपको इक्विटी शेयर चाहिए या फिर आपको कैश चाहिए। आप जैसा बोलो, आप अगर इक्विटी शेयर बोलोगे तो मैं आपको इक्विटी शेयर दे दूंगा, आप मुझे अगर कैश बोलोगे दैट कैश इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर, आप मुझे कैश बोलोगे तो मैं आपको कैश दे दूंगा। मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय को ऑफर किया कि मेरे एम्प्लॉय को मैंने बोला कि बेटा अगर तू मेरे कंपनी में 2 साल तक लगातार काम करता है तो 2 साल बाद मैं तेरे को 10,000 शेयर मुफ्त में दूंगा, 10,000 शेयर मुफ्त में दूंगा, फ्री में दूंगा, ठीक है। दूसरा, अगर तेरे को शेयर नहीं चाहिए तो शेयर के बराबर की वैल्यू मैं तेरे को कैश में दे दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा, 2 साल बाद। तो मैंने अपने एम्प्लॉय को ये ऑफर दे दिया कि या तो तू इक्विटी शेयर ले ले या तो तू मुझसे कैश ले ले, तेरी मर्जी। तो बेटा शेयर बेस्ड पेमेंट 3 टाइप के होते हैं, और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है। अब ऐसे बच्चे, जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं मुझसे नहीं पढ़ा होगा, जो सिर्फ रिविजन के लिए अभी यहाँ पर आए होंगे, वो सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज़ है, सर हमने ये तो अभी आज तक शायद पढ़ा ही नहीं है। शायद यस, मैं आपको बता दूं ये चीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस में सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों को नहीं बताई जाती। अब क्या है, गाइडेंस नोट में ये सब कवर होता है, और कहीं ना कहीं थियरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए शेयर बेस्ड पेमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा 3 टाइप के होते हैं। पहला इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, दूसरा कैश सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट, और तीसरा इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेटिव शेयर बेस्ड पेमेंट्स। आपके कोर्स में क्या है? आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये है, आपके कोर्स में बाकी दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, आपके कोर्स में सिर्फ क्या है? इक्विटी सेटल्ड। यस, आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट बताया गया है, कवर किया गया है। आपके कोर्स में कैश सेटल्ड और इक्विटी विथ कैश ऑल्टरनेटिव कवर नहीं किया गया है। ये सीए फाइनल में है, ये दोनों सीए फाइनल में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो सीए फाइनल में अपन पढ़ेंगे डेफिनेटली। अब बात करते हैं इक्विटी सेटल्ड। बच्चों इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ईसॉप और एक होता है ईएसपीपी। एक होता है ईसॉप।
एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, और दूसरा होता है ESPP, एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान, एम्प्लॉय शेयर परचेज प्लान। ESPP को हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स, अगर आपने कभी भी ये नाम सुना हो, इनकम टैक्स में कहीं नाम सुना हो, या फिर अगर कहीं ना कहीं आपने ये नाम सुना होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स ESPP। तो इक्विटी सेटल्ड दो टाइप के होते हैं। आपके चैप्टर का नाम क्या है? आपके चैप्टर का नाम है ईसॉप, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ESPP नहीं पढ़ोगे। एक्चुअली आपके चैप्टर का नाम है ईसॉप, आपके चैप्टर में ईसॉप एज वेल एज ESPP दोनों के दोनों टॉपिक कवर है। आपके चैप्टर में दोनों के दोनों टॉपिक कवर है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात समझ में आई। सो बेटा, किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये गाइडेंस नोट क्या होता है? गाइडेंस नोट ये होता है कि ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट है, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताई गई है गाइडेंस नोट में, ठीक है ना। गाइडेंस नोट क्या होते हैं सर? गाइडेंस नोट एक्चुअली ICAI इशू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ICAI बना के MC उसको ऑथराइज करता है, नोटिफाई करता है, ठीक है ना। पर गाइडेंस नोट कोई नोटिफाई नहीं करता है। गाइडेंस नोट एक तरीके से रिकमेंडेड होता है कि आप करना चाहो फॉलो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम इन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ईसॉप और ESPP। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना जरूरी है। क्या? सबसे पहले ग्रांट। ग्रांट का मतलब क्या होता है? ग्रांट का मतलब ऑफर देना। ग्रांट का मतलब क्या होता है? ऑफर देना, टू गिव ऑफर, टू गिव ऑफर टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ऑफर देना कि क्या आप हमसे शेयर लेना चाहते हो। अच्छा, ये होता है ग्रांट। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? एक होता है ऑप्शन। ऑप्शन वर्ड में यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ईसॉप में एक ओ करके है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। यहां पर एम्प्लॉय, ईसॉप का फुल फॉर्म एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय, स्टॉक मतलब शेयर, ऑप्शन मतलब, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूं। ऑप्शन, ऑप्शन मतलब राइट गिवन टू एम्प्लॉय, राइट गिवन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को राइट दिया गया है, राइट दिया गया है कि तू बता, तेरी मर्जी, तेरे को ये ऑप्शन चाहिए, तू हमसे शेयर परचेज करना चाहता है कि नहीं। राइट गिवन टू एम्प्लॉय, नॉट एन ऑब्लिगेशन, नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये एक ऑब्लिगेशन नहीं होती, मतलब एम्प्लॉय को अधिकार होता है कि वो कंपनी से शेयर परचेज कर सकता है। अच्छा, ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, प्लान मतलब स्कीम। अच्छा सर, ये ईसॉप स्कीम है क्या? बेसिकली ये ईसॉप स्कीम एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई है ओरिजिनली, जहां पर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ये ऑफर करती है कि क्या आप हमारे शेयर्स सब्सक्राइब करना चाहते हो सस्ते दाम में। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो पहले आपको हमारी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूं वेस्टिंग कंडीशंस, वेस्टिंग कंडीशंस। अब आप बोलोगे सर ये वेस्टिंग कंडीशन मतलब क्या? इसमें एक वर्ड है वेस्टिंग। वेस्टिंग मतलब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वेस्ट। वेस्ट मतलब एलिजिबिलिटी। वेस्ट का मतलब होता है एलिजिबिलिटी। मतलब अगर हम अपने एम्प्लॉयज को कोई कंडीशन बोल रहे हैं कि आप ये कंडीशन फुलफिल करिए, अगर उसने कंडीशन फुलफिल कर ली तो वो एलिजिबल हो जाएगा। किस चीज के लिए? इस ऑफर के लिए। इस ऑफर के लिए एलिजिबल हो जाएगा, मतलब उसको ये ऑफर, उसको ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा अगर वो कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो, और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो उसको वो ऑप्शन वेस्ट नहीं होगा। सिंपली कुल मिला के ईसॉप का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन सम कंडीशंस हम अपने एम्प्लॉय को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आपने कंडीशंस को फुलफिल कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाओगे, मतलब आपको ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद आप कंपनी के, मतलब हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो सस्ते कंसेशनल प्राइस पे। यस, कंसेशनल प्राइस पे, क्योंकि नॉर्मल प्राइस पे अगर सब्सक्राइब करने का ऑफर दिया है तो वो ऑफर कैसा ऑफर? वो तो फिर कंपनी का एम्प्लॉय डायरेक्टली मार्केट से भी कंपनी का शेयर परचेज कर सकता है। भाई आज हम उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करवा रहे हैं, हम उससे अपना काम करवा रहे हैं, तो एम्प्लॉय भी तो चाहेगा कि कंपनी से उसको भी कुछ फायदा मिले। गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? तो ईसॉप में और ESPP में क्या होता है? इक्विटी सेटल्ड
शेयर बेस्ड पेमेंट मतलब क्या होते हैं, ईसॉप और ईएसपीपी में क्या होता है, एम्प्लॉइज को शेयर्स ऑफर किए जाते हैं ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल प्राइस पे, बट उसके लिए एम्प्लॉय को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस। आई मेरी बात समझ में? वेस्टिंग कंडीशंस। अच्छा, ये हो गया वेस्टिंग कंडीशन। एक होता है एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस, एक होता है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस मतलब, एक्सरसाइज प्राइस मतलब ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस मतलब मान लीजिए शेयर, हमारा एक शेयर है, हमारा इक्विटी शेयर है जो कि हमने इशू किया हुआ है मार्केट में, हमारी लिस्टेड कंपनी है, मार्केट में आज शेयर की वैल्यू है 400 रुपीज। कितनी? 400 रुपीज। बट वो हमने अपने एम्प्लॉय को ऑफर किया है कि तुम ये शेयर 100 रुपए में ले लो। कितने में ले लो? 100 रुपीज में ले लो। तो दिस 100 रुपीज इज एक्सरसाइज प्राइस। इसका मतलब ये एक कंसेशनल प्राइस है, कंसेशनल प्राइस, ठीक है ना। कभी कभार एम्प्लॉय को हम फ्री में शेयर देते हैं तो एक्सरसाइज प्राइस 0 हो जाती है, एक्सरसाइज प्राइस 0 हो जाती है। तो एक्सरसाइज प्राइस 0 भी हो सकती है, एक्सरसाइज प्राइस कोई भी कंसेशनल प्राइस हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस से कम होगी, ठीक है ना। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। ये क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अब ये क्या है? ये क्या है? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस मतलब क्या? मैंने आपको बोला कि 400 रुपए का शेयर है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? 400 रुपए का शेयर है, ठीक है। 400 रुपए का शेयर है, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं 100 रुपए में, तो 400 रुपए क्या हो जाएगी? मार्केट प्राइस, और मैं आपको ऑफर कितने में कर रहा हूं? 100 रुपए में, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। सर इसका रेलेवेंस क्या है, हम ये क्यों निकाल रहे हैं? जब हम अपने एम्प्लॉय को ऑफर दे रहे हैं 100 रुपए में खरीदने का, तो हमें बैंक से 100 रुपए में लेंगे, तो हम सर 300 रुपए अलग से क्यों निकाल रहे हैं? 300 रुपए अलग से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं गाइडेंस नोट के हिसाब से, ठीक है ना। गाइडेंस नोट कहता है हमारा अकाउंटिंग हमारा मेन जो अकाउंटिंग बेस है, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है, बेसिकली वो क्या मानता है? हम ये मान के चलते हैं कि भले हम शेयर 100 रुपए में दे रहे हैं सामने वाले को, पर शेयर की रियल औकात कितने की थी? शेयर की रियल औकात 400 रुपए की थी। अगर आज शेयर हम ये 400 रुपए में इशू करते तो एंट्री 400 रुपए से की जाती, तो हम आज एंट्री 400 रुपए से ही करेंगे, जिसमें हम दिखाएंगे 100 रुपए हमें मिल गए, बाकी 300 रुपए हमारा खर्चा हो गया। 300 रुपए हमारा एक्चुअली में एम्प्लॉय एक्सपेंस हो गया, वो एम्प्लॉय के ऊपर हमने खर्चा किया, हमने उसको बेनिफिट दिया क्योंकि एम्प्लॉय से हमें भी कुछ सर्विसेज मिली, एम्प्लॉय ने हमारी भी कुछ कंडीशंस को फुलफिल किया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो सीधी बात है, ताली दोनों हाथ से बजती है ना। एक हाथ ले एक हाथ दे। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर अपनी कंडीशन एम्प्लॉय से कुछ फुलफिल करवा रही है, मतलब कंपनी को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, कंपनी एम्प्लॉय को बोल सकती है कि तू हमारी कंपनी में 3 साल तक मिनिमम काम कर, या फिर तू हमारी कंपनी का कुछ टर्नओवर बढ़ा के दे, नेटवर्थ बढ़ा के दे, वगैरह वगैरह, कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है। इसका मतलब कंपनी को कुछ ना कुछ एम्प्लॉय से मिल रहा है, ठीक है ना। और कंपनी फिर एम्प्लॉय को क्या दे रही है? सस्ते में शेयर दे रही है या तो फ्री में शेयर दे रही है। तो जो सस्ते में और फ्री में शेयर दे रही है उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी? क्या होना चाहिए अकाउंटिंग का आइडिया? आइडिया कुछ ऐसा होना चाहिए कि जितना हमें एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है वो तो हमारी बैंक में आ जाएगा 100 रुपए, पर ये शेयर है कितने का? 400 रुपए का। तो 300 रुपए हम एज ए कंपनी 300 रुपए इसको अपना एक्सपेंस दिखाएगी। क्यों एक्सपेंस किसके अगेंस्ट दिखाएगी? वो सुना है मैचिंग प्रिंसिपल। आप इनकम के अगेंस्ट उसी टाइम के एक्सपेंसेस दिखाते हो, तो आप एक्सपेंसेस दिखा रहे हो 300 रुपए। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इंप्लॉय से कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हुई है, आपको इंप्लॉय से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हुए हैं, क्योंकि आपने अपने इंप्लॉय से कोई ना कोई कंडीशंस फुलफिल करवाई है। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके टर्नओवर पर, आपकी इनकम पर तो असर पड़ा है, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से जब आपकी इनकम पर असर पड़ा है तो आप जो एम्प्लॉय को इतना बेनिफिट दे रहे हो, वो बेनिफिट की वैल्यू क्या है? वो बेनिफिट की वैल्यू है 300 रुपए की। तो जो बेनिफिट आपको मिल रहा है या जो बेनिफिट आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो, आप उसको वैल्यू बना रहे हो, आप उसको वैल्यू कर रहे हो, और दैट 300 रुपीज पर शेयर, 300 रुपीज पर शेयर इज द एक्सपेंस फॉर यू, बिकॉज इस 300 रुपए का आपको एम्प्लॉय से बेनिफिट मिला। इसको यूं समझो कि अगर मान लीजिए मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं 50,000 रुपीज की पर मंथ, तो मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया 50,000। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने मुझे सर्विस दिया 1 महीने का,
मतलब ये जो 50,000 है ये मेरा एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि इस एक्सपेंस के बदले मुझे अपने एम्प्लॉय से महीने भर काम मिला। तो जो महीने भर मुझे काम मिला वो क्या था? बेनिफिट। उसके बदले मैंने उसको 50,000 दिया। वैसे ही एम्प्लॉय ने मेरे लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल की तो मेरे लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला मुझे। उस बेनिफिट को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 300 रुपए में, क्योंकि मैंने उसको सस्ते में शेयर दिया। बच्चों अब आप कुछ बोलो अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आई लॉजिकली। तो मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि ईसॉप हम क्यों पढ़ रहे हैं। ईसॉप हम पढ़ रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईसॉप पढ़ने का रीजन है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपनी इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगी। यहां पर इसकी अकाउंटिंग 100 रुपए पे नहीं होगी कि चलो ठीक है 100 रुपए में शेयर दे दिया, 100 रुपए मुझे मिल गए, बात खत्म। नहीं 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 नहीं, यहां इसकी अकाउंटिंग पूरे के पूरे 400 रुपए पर होगी, जिसमें से देखा जाएगा कि 100 रुपए कंपनी ने रिसीव किए, बाकी के 300 रुपए कंपनी ने रिसीव तो नहीं किए, बट ये 300 रुपए कंपनी को कहीं ना कहीं इंप्लॉय से इनडायरेक्टली फायदा मिला, जिसको कंपनी अपना एक्सपेंस बुक कर रही है। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू। गाइस अंडरस्टूड और नॉट? नाउ आई नीड योर रिप्लाई कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं लॉजिकली कि नहीं समझ में आ रहे हैं यहां तक। ठीक है, आप मुझे रिप्लाई करके जल्दी बताइए आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नेटवर्क मेरा प्रॉपर चल रहा है। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस दिस इज कॉल्ड ईसॉप। सो ईसॉप में आपको समझ में आ गया कि हम क्या करते हैं। हम बेसिकली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, राइट? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। सो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी। इंट्रिंसिक वैल्यू कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फेयर वैल्यू। यस, इंट्रिंसिक वैल्यू फेयर वैल्यू से डिफरेंट होती है। मैं जानबूझ के अभी फेयर वैल्यू का नाम नहीं लिया, फेयर वैल्यू के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग होती क्या है? बेसिकली कंपनी की बुक्स में एवरी ईयर। सर एवरी ईयर क्यों बोल रहे हो? बेटा वेस्टिंग कंडीशन हो सकता है, वेस्टिंग कंडीशन हो सकता है 3 साल में फुलफिल हो सकता है 4 साल में फुलफिल हो सकता है 6 साल में फुलफिल हो सकता है 1 साल में फुलफिल हो। तो जितने साल में भी फुलफिल होता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है जितने साल में वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल होती है। अच्छा, तो एवरी ईयर कंपनी को क्या करना चाहिए? एवरी ईयर कंपनी को एक तो रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईसॉप। एक तो उसको ईसॉप के रिस्पेक्ट में एक्सपेंस बुक करना चाहिए। सोचो एक्सपेंस कितना, 100 रुपए कि 400 रुपए कि 300 रुपए? बच्चों 300 रुपए, क्योंकि 100 रुपए तो हमें आ रहे हैं और 400 रुपए का टोटल शेयर का वैल्यू था। इसका मतलब 300 रुपए हमें नहीं आए तो हम उसको एक्सपेंस मानते हैं। तो रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईसॉप बाय ईदर इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू। हम एक्सपेंस कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? या तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू पे एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे या तो हम फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। क्वेश्चन हमें बताएगा कि आप इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर आप फेयर वैल्यू के बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर फेयर वैल्यू के बेसिस पर करेंगे तो फेयर वैल्यू आपको बताएगा क्वेश्चन में, ठीक है ना? रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय एक्सपेंस, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? आपको एवरी ईयर एम्प्लॉय एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन और एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। कभी कभार कुछ लोग एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन बोलते हैं, कभी कभार एक्सपेंस बोलते हैं। टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, मैं हमेशा इसको शॉर्ट में बोलता हूं ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है ना?
और दूसरा होता है एंड चार्ज टू P&L। और आपको फिर क्या करना पड़ता है, P&L में चार्ज करना पड़ता है। P&L में चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, बेसिकली ये होता है आपका एक्सपेंस। तो आप एंट्री करते हो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। अच्छा, मैं फिर से बच्चों को याद दिला दूं, बच्चों ये रिवीजन लेक्चर है, ये कोई रेगुलर क्लास नहीं है, ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं है। आई होप आप ईसॉप पढ़ चुके हो पहले। अगर आप पहले ईसॉप नहीं पढ़ चुके हो तो माफ करिए, आपको शायद ये सेशन पूरा ना समझ में आए। ठीक है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन और एम्प्लॉय एक्सपेंस। मैं ये इसलिए बता दे रहा हूं कि आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे कितनी है मैं नहीं जानता, बट मैं बता देता हूं कि मैं कितना आपको यहां पर कवर करवाऊंगा। मैं आपको सिर्फ रिवीजन कवर करवाने आ रहा हूं। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, दूसरा P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन। तो आप क्या करते हो, हर साल कंपनी की बुक्स में ये दोनों एंट्रीज पास करते हो। अब इसमें ये तो समझ में आ गया कि ये एक खर्चा है। सर ये क्या चीज है, सर ये क्या चीज है, ईसो आउटस्टैंडिंग। व्हाट इज ईसो आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज ईसो आउटस्टैंडिंग? बेटा ईसो आउटस्टैंडिंग एक तरीके से आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है, या आप इसको दूसरी भाषा में और ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में एक तरीके से आप प्रोविजन बोल सकते हो, या फिर आप इसको रिजर्व बोल सकते हो। रिजर्व मतलब क्या, आपने ये बोला कि मुझे एम्प्लॉय को शेयर इशू करना है आगे चल के, जिसके रिस्पेक्ट में मैं खर्चा बुक कर रहा हूं, और टू रिजर्व मतलब मैं आगे चल के अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू करूंगा। तो आप ये ईसो आउटस्टैंडिंग कहां डालते हो, आप ये ईसो आउटस्टैंडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर डाल देते हो, जब तक आप शेयर इशू नहीं कर देते। जैसे ही आप शेयर इशू कर देते हो तो आप इस ईसो आउटस्टैंडिंग को रिवर्स कर देते हो। ठीक है ना, तो मैं इसको आगे लिख रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ ईसो आउटस्टैंडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ ईसो आउटस्टैंडिंग। ईसो आउटस्टैंडिंग क्या है, ईसो आउटस्टैंडिंग इज अ रिजर्व या फिर प्रोविजन। मैं जानबूझ के इसको प्रोविजन नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रोविजन जैसे ही बोलूंगा तो आपको लगेगा अच्छा ये लायबिलिटी साइड लिखेंगे। लायबिलिटी साइड एक्चुअली ये नहीं लिखना होता है, इसलिए मैं वर्ड प्रोविजन यूज नहीं करना चाह रहा हूं। क्यों बेटा, कोई भी चीज लायबिलिटी तब होती है जब आपको कैश पे करना है। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि कैश सेटल्ड होगा तो मैं बोलूंगा कि ये लायबिलिटी है। बट बेटा मुझे सेटलमेंट किस में करना है, इक्विटी शेयर में। मतलब मुझे आगे चल के अपने एम्प्लॉयज को क्या देना है, इक्विटी शेयर। और जो इक्विटी शेयर होते हैं वो लायबिलिटी कंपनी के लिए नहीं होते, वो कंपनी के लिए हमेशा क्या होते हैं, कंपनी के लिए वो इक्विटी होते हैं। इसका एक बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हो, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट में आपने देखा होगा शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आपने वो एक पॉइंट देखा होगा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के जस्ट नीचे आता है। आप उसको शेयर होल्डर फंड में क्यों दिखाते हो, आप उसको लायबिलिटी में क्यों नहीं दिखाते हो? क्यों? क्योंकि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट का मतलब होता है कि आपने पैसे ले लिए पब्लिक से, जिसके अगेंस्ट आप फ्यूचर में उनको शेयर इशू करोगे, पर आप पैसे वापस नहीं करोगे। तो आपके लिए लायबिलिटी नहीं है वो, क्योंकि आप पैसे वैसे वापस नहीं करोगे, आप उनको शेयर इशू करोगे। अगर आपके लिए लायबिलिटी होती, मतलब अगर आप पैसे वापस करते, तो आप उसको लायबिलिटी साइड दिखाते। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को जैसे हम अपन शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं, वैसे ही बेटा ऐसा ही कुछ ईसो आउटस्टैंडिंग के साथ होता है। ईसो आउटस्टैंडिंग बेसिकली मैं आज से ही, अगर मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, समझिएगा, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई 3 साल का टाइम दे रहा हूं, 3 साल का टाइम दे रहा हूं, क्या है यार, 1 2 3 1 2 3, 3 साल में मुझे कंडीशंस फुलफिल करके बता। मतलब तू मेरी कंपनी में 3 साल काम कर ले। अगर तू मेरी कंपनी में 3 साल काम कर लेगा तो मैं तेरे को 3 साल बाद शेयर इशू करूंगा। अब मान लीजिए पहला साल हुआ, एवरी ईयर, हमने यहां पर क्या बोला था, एवरी ईयर, हर साल। मान लीजिए पहला साल हुआ, अब अगर पहला साल हो गया तो मुझे प्रपोर्शनेट खर्चा, थोड़ा बहुत खर्चा मुझे फर्स्ट ईयर में बुक करना पड़ेगा। फिर दूसरा साल हुआ तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रपोर्शनेट खर्चा सेकंड ईयर में बुक करना पड़ेगा। और फिर तीसरा साल हुआ, मुझे थर्ड ईयर में रिमेनिंग प्रपोर्शनेट खर्चा बुक करना पड़ेगा। जब जब मैं एक्सपेंस बुक करूंगा, मैं फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस बुक करूंगा, मैं एंट्री पास करूंगा एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। तो ये जो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन है ये तो P&L में जाके मर जाएगा, पर ये जो ईसो आउटस्टैंडिंग है ये बेचारा कहां जाएगा, ये आपके
बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में सेपरेटली दिखेगा। ये बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में यहां दिखेगा सेपरेटली। मतलब ये हुआ कि जो ईसो आउटस्टैंडिंग है वो यहां पर आपके बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, फिर यहां पर भी आपका फिर से बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा बढ़ते हुए, फिर आपका यहां पर भी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा बढ़े हुए। फिर जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसका आप क्या करोगे, मैं वही बताने वाला हूं यहां पर। तो ट्रीटमेंट ऑफ ईसो आउटस्टैंडिंग, ईसो आउटस्टैंडिंग क्या है, एक तरीके से ये रिजर्व है, ठीक है ना, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड, ईसो आउटस्टैंडिंग इज अ रिजर्व, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। अब इसका क्या होगा, इफ कंडीशन फुलफिल्ड, अगर मेरे एम्प्लॉय ने मुझे कंडीशन फुलफिल करके दे दी, इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड, वाई आर, एम्प्लॉय ने मुझे कंडीशन फुलफिल करके दे दी। अब जब उसने मुझे कंडीशन फुलफिल करके दे दी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसको शेयर इशू करूं, मैं उसको शेयर इशू करूं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो जब मैं उसको शेयर इशू करूंगा तो मैंने अभी तक ईसो आउटस्टैंडिंग को क्या किया था, अभी तक मैंने ईसो आउटस्टैंडिंग को 2 ईसो आउटस्टैंडिंग 2 ईसो आउटस्टैंडिंग तीनों साल, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन 2 ईसो आउटस्टैंडिंग। ये जो एंट्री है ना, ये वाली एंट्री हर साल होती है, एवरी ईयर। तो हर साल मैंने 2 ईसो आउटस्टैंडिंग 2 ईसो आउटस्टैंडिंग मैंने ऐसा सोच के मैंने रिजर्व क्रिएट करता गया कि हाँ मैं अपने एम्प्लॉय को शेयर दूंगा, मैं अपने एम्प्लॉय को शेयर दूंगा, मैं अपने एम्प्लॉय को शेयर दूंगा, ऐसे करते क्रिएट करते गया। अब मैं जब शेयर दूंगा तो मैं एंट्री करूंगा ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, मैं ये डेबिट कर दूंगा। और अगर मान लीजिए मैं उससे कुछ पेमेंट ले रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं अगर उससे कुछ पैसा ले रहा हूं तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा एक्सरसाइज प्राइस। याद है मैंने आपको बोला था कि 100 रुपए में मैं अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर रहा हूं, 400 रुपए का मार्केट प्राइस है, तो 300 रुपए मेरा खर्चा हुआ। तो कहने का मतलब जो मैंने खर्चा बुक किया होगा, जो मैंने ये एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस बुक किया होगा, वो मैंने कहीं ना कहीं 300 रुपए के बराबर पूरे के पूरे 3 साल में बुक किया होगा। तो आज मैं ये 300 रुपए को इस जो मैंने रिजर्व क्रिएट किया था वो 300 रुपए में रिवर्स कर रहा हूं बैंक अकाउंट, मतलब ये इंट्रिंसिक वैल्यू से। एक्सरसाइज प्राइस डेबिट कर रहा हूं 100 रुपए से जो मुझे रिसीव हो रहा है, एक्सरसाइज प्राइस टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आ रहा है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे आता है और बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है। आई मेरी बात समझ में? बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आता है। इसको आप इस तरीके से समझो, जब आप ये एंट्री करते हो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग, फिर आप ये एंट्री करते हो P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, तो मैं कह सकता हूं कि आप एक डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो P&L अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। आप जानते हो आप ये एंट्री कर रहे हो टेक्निकली, सोचो आप ये एंट्री क्यों कर रहे हो, इस एंट्री का लॉजिक क्या है, सुनना ध्यान से, इस एंट्री का लॉजिक क्या है। 2 मिनट के लिए इस एंट्री को भूल जाइए और सोचिए कि जब हम कभी भी टैक्स का प्रोविजन बनाते हैं, तो क्या एंट्री करते हैं, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो मुझे टैक्स पे करना है वो मैं कहां से निकालूंगा, वो मैं अपने प्रॉफिट से निकाल के तो टैक्स पे करूंगा। चलो टैक्स छोड़ो, डिविडेंड, जब भी हमें डिविडेंड पे करना होता है शेयर होल्डर को, तो क्या एंट्री करते हैं सर P&L अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल, और फिर डिविडेंड पेबल टू बैंक होता है। तो आप P&L अकाउंट डेबिट क्यों करते हो, क्योंकि जब भी आप डिविडेंड पे करोगे तो कहां से पे करोगे, P&L से पे करोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप ईसो आउटस्टैंडिंग की बुक कर रहे हो एंट्री, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन टू ईसो आउटस्टैंडिंग देन P&L अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, तो टेक्निकली एंट्री हो रही है P&L अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग। तो आप क्यों एंट्री P&L क्यों कर रहे हो, आप P&L इसलिए कर रहे हो क्योंकि कंपनी जो शेयर दे रही है, जो सस्ते में शेयर दे रही है, सस्ते में जो शेयर दे रही है, उसकी भरपाई कहां से करेगी, उसकी भरपाई ऑफ कोर्स P&L से करेगी। ऑब्वियसली कंपनी जो शेयर सस्ते में दे रही है उसकी भरपाई कंपनी कहां से करेगी, P&L में। तो डेफिनेटली कंपनी को P&L में तो चार्ज करना ही पड़ेगा ना ये खर्चा। सिंपल, जैसे आप टैक्स का प्रोविजन P&L से बनाते हो, जैसे आप डिविडेंड पे करते हो तो P&L से आप प्रोविजन बनाते हो, वैसे ही जब आप ईसॉप दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तो ये एक तरीके से आप इसका प्रोविजन P&L से क्रिएट कर रहे हो। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टैक्स और डिविडेंड है वो आपका एक तरीके से प्रोविजन होता है। प्रोविजन मतलब आप उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हो, क्यों, क्योंकि आप उसको कैश में आपको पे करना होता है। ऐसी कोई भी चीज जहां आपको कैश में कुछ पे करना है वो आपकी लायबिलिटी होती है।
पर ऐसी कोई भी चीज जहां आपको कैश में पे नहीं करना है, आपको शेयर के फॉर्म में पे करना है, वो आपकी लायबिलिटी नहीं होती। इसीलिए हम ईसो आउटस्टैंडिंग को लायबिलिटी ना बना के शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी मानते हैं। बच्चों बताओ इस चीज का लॉजिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? इस चीज का लॉजिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं? मुझे लगता है आज अपन डाउट्स नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो सेशन होता है वो सिर्फ 1 घंटे का सेशन होता है। तो आज अगर अपन ने डाउट्स नहीं लिया तो अभी अपन रिवीजन कंप्लीट करके फिर जो इसके बाद वाला सेशन होगा, इसके बाद वाला सेशन मैं अगले हफ्ते में रख के मैं 3 दिन बाद रख लूंगा, ठीक है ना? मैं 3 दिन बाद सेशन रख लूंगा, तो अपन इसका डाउट सेशन ले लेंगे। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर हुआ। अच्छा, यहां तक बात क्लियर। चलो, तो इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड तो आप क्या करते हो? आपने आज तक जो रिजर्व क्रिएट किया था ईसो आउटस्टैंडिंग के नाम पे, आपने उसको रिवर्स कर दिया। आपने रिजर्व ऑब्वियसली कितने से क्रिएट किया होगा? वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी आपने उतरे से क्रिएट किया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, टू एम्प्लॉय शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अगर मान लो आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, इफ कंडीशन इज लैप्स्ड आफ्टर वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड क्या था हमारे एग्जाम्पल में? मान लीजिए वेस्टिंग पीरियड 3 साल का था। अब मान लीजिए 3 साल कंप्लीट हो गए, मुझे 3 साल मतलब 3 साल कंप्लीट हो गए, कंडीशन लैप्स नहीं, मैं इसको बोलूंगा इफ ऑप्शन लैप्स्ड, ऑप्शन इज लैप्स्ड। मान लीजिए 3 साल फुलफिल हो गए, 3 साल कंप्लीट हो गए। अब मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला, हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर ऑप्शन बिकॉज तुमने मेरी कंडीशन मुझे फुलफिल करके दी है। एम्प्लॉय ने बोला नहीं चाहिए आपका शेयर। सर नहीं चाहिए आपका शेयर, छोड़ो नहीं चाहिए, मैंने आपके लिए कंडीशन फुलफिल कर ली, मुझे नहीं चाहिए आपका शेयर। मैंने बोला बाप रे बाप, तूने मेरे लिए कंडीशन फुलफिल कर ली तो उसके बाद भी तेरे को शेयर नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ठीक है, अब बताओ क्या करेंगे? क्या मुझे बैंक से पेमेंट आएगा? नहीं। क्या मैं शेयर इशू करूंगा? शेयर कैपिटल? नहीं। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम होगा? कुछ भी नहीं। पर ये जो ईसो आउटस्टैंडिंग नाम का जो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया था पीएनएल के थ्रू, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ईसो आउटस्टैंडिंग, मैंने एक तरीके से सेपरेट क्रिएट कर लिया था ना। ये ईसो आउटस्टैंडिंग भी समझो ना एक तरीके से सीआरआर डीआरआर की तरह है। आप सीआरआर कहां से क्रिएट करते हो? फ्री रिजर्व्स में से। आप डीआरआर कहां से क्रिएट करते हो? फ्री रिजर्व्स में से। वैसे ही आपने ईसो आउटस्टैंडिंग कहां से क्रिएट किया? बताओ मुझे, आप ईसो आउटस्टैंडिंग कहां से क्रिएट किया? पीएनएल से। पर उसका तो कोई उपयोग ही नहीं हुआ, वो तो आपका वेस्ट हो गया, तो आप उसको रिवर्स कर दोगे। तो जब आप इसको रिवर्स करोगे हम बोलेंगे रिवर्सल ऑफ ईसो आउटस्टैंडिंग। इसलिए हम एंट्री करते हैं ईसो आउटस्टैंडिंग डेबिट टू जनरल रिजर्व। हम पूरा का पूरा उसको जनरल रिजर्व में रिवर्स कर देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने टोटल ऑप्शन अपने 500 एम्प्लॉइज को दिया था, 500 में से 300 एम्प्लॉइज ने बोला कि हाँ हमें चाहिए, तो मैं 300 एम्प्लॉइज के लिए ये वाली एंट्री करूंगा, और 200 एम्प्लॉइज ने बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, तो मैं 200 के लिए ये वाली एंट्री कर दूंगा। दैट्स इट। तो कुल मिला के ये एंट्रीज होती हैं आपके ईसॉप के रिस्पेक्ट में। बच्चों आपको बात समझ में आई? अच्छा, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू कैलकुलेट employee compensation expense of every year। हर साल एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस कैसे निकाला जाता है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? मैं इंग्रेडिएंट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको पहले समझ में आए। जैसे हम कोई भी डिश बनाते हैं, कोई भी फूड की डिश बनाते हैं, कुछ खाने की डिश बनाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम जैसे यूट्यूब पे देखते हैं कि ये बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए। आधा हरा कटा लहसुन, मिर्ची, प्याज, टमाटर, आलू, ये सब चाहिए, राइट? वैसे ही एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए? आपको एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंस के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए? सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चाहिए आपको नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज,
हु वुड अवेल द ऑप्शन, अवेल द ऑप्शन। अब मैंने यहां पर एक्सपेक्टेड क्यों बोला? मान लीजिए कंपनी ने अपने 500 एम्प्लॉइज को, यहां पर 500 एम्प्लॉइज को ऑप्शन दिया कि हम आपको शेयर इशू करेंगे 3 साल बाद। अब ये 500 के 500 हो सकता है 3 साल बाद ना रहे हम हमारी कंपनी में, हो सकता है बीच में ही कुछ चले जाएं। तो जो बीच में चले जाएंगे उनको तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, जो अंत तक रहेंगे वो भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो ही उनको शेयर मिलेगा। तो मैं ये जानता हूं कि 500 के 500 एम्प्लॉइज को तो शेयर नहीं मिलेगा। मुझे पता है कि पहले साल कुछ जाएंगे, दूसरे साल कुछ जाएंगे, तीसरे साल कुछ जाएंगे। तो आपको पता है जब मैं फर्स्ट ईयर का प्रोविजन बनाऊंगा ना, फर्स्ट ईयर का प्रोविजन मैं ये सोचते हुए बनाऊंगा कि पहले साल कितने गए, दूसरे साल और तीसरे साल और कितने जाएंगे, मतलब तीसरे साल के एंड में कितने एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज होंगे जो ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं, जो ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मान लीजिए मुझे पहले साल लगा कि यार 400 एम्प्लॉइज ही अवेल करेंगे, क्यों? पूरे 3 साल में 100 एम्प्लॉइज लगभग चले जाएंगे। तो मैंने कितने एम्प्लॉइज लिए? मैंने 400 एम्प्लॉइज लिए। ऑल दो मैंने ऑप्शन कितने एम्प्लॉइज को दिया है? 500 एम्प्लॉइज को। पर मेरा अंदाजा है कि मुझे लगता है कि 400 एम्प्लॉइज ही एक्सपेक्टेड हैं। ये अंदाजा आपका हर साल के एंड में बार बार चेंज हो सकता है, याद रखना, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो पहला आपको इंग्रेडिएंट चाहिए नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज हु वुड अवेल द ऑप्शन और हु आर एलिजिबल फॉर द ऑप्शन। दूसरा चाहिए नंबर ऑफ ऑप्शंस। नंबर ऑफ ऑप्शंस मतलब नंबर ऑफ शेयर्स। आपने एक एम्प्लॉय को कितने ऑप्शन दिए, मतलब आप एक एम्प्लॉय को कितने शेयर इशू करोगे। आप एक एम्प्लॉय को 500 शेयर इशू करोगे, 1000 शेयर इशू करोगे, 100 शेयर इशू करोगे, 50 शेयर इशू करोगे, 20 शेयर इशू करोगे, ठीक है ना। तीसरा इंग्रेडिएंट इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस, या तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, या तो ऑप्शन की फेयर वैल्यू। मैंने कहा बच्चों फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर नहीं। बेटा थोड़ा डिफरेंस होता है। मार्केट प्राइस को कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और एक होती है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। There's a huge difference between fair value of option and fair value of share. Yes, there's a difference between fair value of share and fair value of option. Fair value of share मतलब मार्केट प्राइस, मतलब वो 400 रुपए, 100 रुपए में मैंने आपको ऑफर दिया था, तो कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी? 300 रुपए। मतलब जो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि मेरे लिए काम कर, मैं तेरे को शेयर दूंगा, उसमें तेरे को बेनिफिट कितना दिख रहा है? तेरे को 300 रुपए का बेनिफिट दिख रहा है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब क्या? फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन मतलब यही कि जो मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं उसमें तेरे को बेनिफिट कितना दिख रहा है, पर वो बेनिफिट तू इस तरीके से नहीं निकाल रहा है, तू अलग तरीके से निकाल रहा है। ये तेरे को फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो होता है ये एक तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू की इमेज है। इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस को कंपेयर करके आता है, पर कभी कभार इंट्रिंसिक वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके हम फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। यस, ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी यही डिनोट करता है कि एक ऑप्शन देने पर, एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देने पर कितना फेयर वैल्यू, मतलब एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या औकात है। मतलब अगर मुझे मेरी कंपनी ने ऑफर दिया है कि मैं कंपनी के साथ अगर 3 साल काम करूंगा मुझे 100 रुपए में शेयर मिलेगा, जबकि आज शेयर कितने का है? 400 रुपए का। अब 3 साल बाद मुझे मिलेगा, तो हो सकता है ये शेयर 3 साल में और बढ़ जाए, या हो सकता है 3 साल के बाद ये शेयर और गिर जाए, और मैं अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखूंगा कंपनी के साथ, अच्छा कंपनी मुझे इतना बेनिफिट दे रही है, तो मैं एज एन एम्प्लॉय कंपनी के इस ऑप्शन को क्या वैल्यू कर रहा हूं, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कितनी वैल्यू है, इस ऑप्शन की वैल्यू कितनी है, शेयर की वैल्यू नहीं, इस ऑप्शन की कितनी वैल्यू है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अच्छी बात यह है कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको क्वेश्चन में या तो दिया रहेगा या तो नहीं दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि आपसे बोला जाएगा कि निकालो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो तीसरा इंग्रेडिएंट चाहिए या तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू या तो हमें चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, और चौथा इंग्रेडिएंट चाहिए वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कि आपका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3, कभी कभार हो सकता है 4 साल की कंडीशन हो। वेस्टिंग पीरियड मतलब कंडीशन कितने साल में पूरी होगी, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, वॉटेवर। ये आपको 4 बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए
किसी भी क्वेश्चन में एम्प्लॉय एक्सपेंस निकालने के लिए। अब ये एम्प्लॉय एक्सपेंस इन 4 इंग्रेडिएंट से कैसे निकलेगा? इन 4 इंग्रेडिएंट से कैसे निकलेगा? आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू बी एलिजिबल। आपको क्या लगता है कितने एम्प्लॉइज एलिजिबल होंगे वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद, इनटू नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। आपको क्या लगता है, मैंने क्या बोला, आपको क्या लगता है कितने एम्प्लॉइज एलिजिबल होंगे और आपने हर एम्प्लॉय को कितने ऑफर दिया है? मान लीजिए मुझे लगता है 350 एम्प्लॉइज एलिजिबल होंगे और हर एम्प्लॉय को हमने 50-50 शेयर देने का वादा किया है। तो एक एम्प्लॉय को अगर आपने 50 शेयर देने का वादा किया है तो 350 को कितना, 350 इंटू 50, ये हो गया 17,500। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो करोगे 350 इंटू 50 तो 17,500। इसका मतलब आप 17,500 शेयर इशू करोगे आगे चल के। आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि आप आगे चल के 17,500 शेयर इशू करोगे। अच्छा, तो इन 17,500 शेयर पर आपको कितना खर्चा आएगा, इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब हम ये इनटू क्यों कर रहे हैं, ये है आपका 17,500 शेयर, मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर में 17,500 शेयर इशू किए जा सकते हैं, इनटू एक शेयर का खर्चा कितना है, या तो इंट्रिंसिक वैल्यू या तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अच्छा, मान लीजिए एक शेयर का खर्चा है 300 रुपए, तो इनटू किया आपने 300 रुपए। करिए कैलकुलेटर, आई होप आप कैलकुलेटर साथ में कर रहे हो। आपने क्या क्या किया, 350 इंटू 50, मतलब ये हुआ 17,500। 17,500 आप शेयर इशू करोगे ऐसा आपका मानना है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट ईयर है और आप एक शेयर 300 रुपए का मान लो, एक शेयर पर आपको 300 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो कुल मिला के कितना खर्चा है, 52,50,000। क्या आपका ये 1 साल का खर्चा है? द आंसर इज नहीं। वेस्टिंग पीरियड आपका ये कहीं ना कहीं 3 साल का खर्चा है, तो डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड मतलब 3 इयर्स। हमारे एग्जाम्पल में 3 इयर्स डिवाइड बाय 3, तो इसका मतलब पहले साल आपका 17,50,000 का खर्चा है। ये आपका निकल गया एम्प्लॉय एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट ईयर। अब जरूरी नहीं कि जो आपका फर्स्ट ईयर आपने जो अजम्पशन लिए थे, अजम्पशन क्या क्या लिए थे आपने, एक अजम्पशन 350 का लिया था कि आपको लगता है कि 350 एम्प्लॉइज अवेल करेंगे ऑप्शन। हो सकता है सेकेंड ईयर का खर्चा निकालने के लिए 350 ना होके 400 हो जाए या 350 से कम हो जाए, बढ़ भी सकते हैं कम भी हो सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चेंज हो सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस जनरली सेम होते हैं कि 50 शेयर हर एम्प्लॉय को देना है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी आपका क्या बोलते हैं सेम रहेगा, डोंट वरी। इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू आपका सेम रहेगा और वेस्टिंग पीरियड भी आपका सेम रह सकता है, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपका बदला जा सकता है। आई बात समझ में? जैसे हम सेकेंड ईयर की बात करें, अब देखना सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर को ध्यान से समझना और थोड़ा सा मेच्योरिटी से सोचना। आपने एक वर्ड सुना होगा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और दूसरा वर्ड सुना होगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। हम यहां पर बात कर रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की, यहां पर कोई पॉलिसी नहीं है। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ, आपका अंदाजा बदल गया, आपको लगा यार 350 नहीं 380 इंप्लॉइज आपसे शेयर लेंगे। कितने शेयर लेंगे, 380 इंप्लॉइज एलिजिबल होंगे और एक शेयर पर एक एम्प्लॉय को 50 शेयर देने पड़ेंगे। अच्छा, तो कितना हुआ, 380 इंटू 50, मतलब मुझे 19,000 शेयर इशू करने पड़ सकते हैं। कितने, 19,000 शेयर इशू करने पड़ सकते हैं 3 साल बाद, जिसमें से अभी ये सेकेंड ईयर चल रहा है। 3 साल बाद करने पड़ेंगे जिसमें से अभी ये सेकेंड ईयर चल रहा है। और एक शेयर पर आपको 300 रुपए का नुकसान होगा, नुकसान मतलब एक्सपेंस होगा। तो कुल मिला के आपका खर्चा आया 57 लाख, कुल मिला के आपका एक्सपेंस आया 57 लाख। आपने बोला ओहो 57 लाख, पिछली बार तो 52,50,000 आया था, ओहो 57 लाख आएगा, कोई बात नहीं। आपने बोला ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने कितना खर्चा बुक किया था, फर्स्ट ईयर में आपने बुक किया था 17,50,000, फर्स्ट ईयर में आपने एक्सपेंस बुक किया था 17,50,000। सेकेंड ईयर में आप बोलोगे मेरा तो अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो गया, और जब भी अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज होता है हम प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करते हैं, हम रिट्रोस्पेक्टिव ये नहीं देखते कि अरे पिछला तो गलत हो गया, कोई बात नहीं। हम ये देख लेते हैं कि पिछला अगर भले गलत हो गया कोई बात नहीं, पहला साल और दूसरा साल मिलाकर आज तक कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए।
तो हम बोलते हैं कि भाई 380 इंप्लॉइज को जब 50 शेयर देंगे, 50 शेयर देंगे तो 19,000 शेयर देंगे, और एक शेयर पर हमें 300 रुपए का खर्चा बुक करना है, तो कुल मिला के हो गया 57 लाख। ये 57 लाख डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। सर नाउ व्हाट इज दिस डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2? सर व्हाट इज दिस डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2? व्हाट इज दिस डिवाइड बाय 3 इंटू 2? व्हेन आई डिवाइड 3 दैट मीन्स पर ईयर का खर्चा कितना होगा, एंड व्हेन आई मल्टीप्लाई इट बाय 2 मतलब क्यूमुलेटिवली 2 साल तक का खर्चा कितना होगा। मैं ये बोल रहा हूं क्यूमुलेटिव अप टू 2 years एक्सपेंस, डिवाइड 3 मतलब हर साल का कितना, और इंटू 2 आज तक का खर्चा कितना बुक हो जाना चाहिए था, आज तक का खर्चा कितना बुक हो जाना चाहिए था, आज तक का खर्चा कितना बुक हो जाना चाहिए था। तो कितना आएगा 57 लाख डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये आएगा 38 लैक्स, ये आएगा 38 लैक्स, ये आएगा 38 लैक्स। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये कितना आएगा 38 लैक्स डिवाइड बाय 3 इंटू 2, 38 लैक्स। आज तक 38 लाख का खर्चा बुक हो जाना चाहिए था। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? पर तुमने कभी अभी तक खर्चा कितना बुक कर लिया है? 17,50,000 तुमने बुक कर लिया है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो तुम माइनस करोगे 17,50,000, क्योंकि तुम अकाउंटिंग एस्टीमेट हो रहा है, अकाउंटिंग एस्टीमेट में तो हम पिछले साल जाके चेंज नहीं कर सकते। हम बोलेंगे ठीक है पिछले साल कितना बुक किया 1750 ना, अभी तक कितना खर्चा बुक होना चाहिए 38, तो चलो ठीक है आप अब पूरा का पूरा रिमेनिंग कर लो। मतलब इस बार हम 20,50,000 का खर्चा बुक करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? मैं फॉर्मूला पढ़ रहा था, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंटू नंबर ऑफ ऑप्शंस इंटू इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड इंटू नंबर ऑफ ईयर्स लैप्स्ड। जैसे यहां पर किया 2 साल, तो कितने साल हो चुके हैं, नंबर ऑफ ईयर लैप्स्ड, और हम फिर करते हैं लेस इंटू नंबर ऑफ ईयर लैप्स करके क्या आ जाता है, नंबर ऑफ ईयर लैप्स करके क्या आ जाता है, क्यूमुलेटिव खर्चा। और लेस क्या करते हो, लेस करते हो टिल लास्ट ईयर आपने कौन से खर्च, कितने खर्चे बुक किए, एक्सपेंसेस ऑलरेडी बुक्ड टिल लास्ट ईयर। आपने लास्ट ईयर तक कितना एक्सपेंस बुक किया, मतलब 17,50,000। तो बेटा ये होता है आपका फॉर्मूला एम्प्लॉय एक्सपेंस निकालने का, सिंपल। सो बेटा ये था आपका एक ईसॉप का क्विक रिवीजन, ईसॉप का क्विक रिवीजन था। आपको इसमें जो सबसे बड़ा खेल खेलना पड़ता है वो बस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में ही खेलना पड़ता है, कि आपको बस हर साल अज्यूम करना पड़ता है, हर साल आपको एस्टिमेट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन, कि भाई हमारे पास कितने एम्प्लॉइज ईयर एंड पे अवेलेबल हैं, या फिर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में और कितने जाएंगे, उनको कंसीडर करने के बाद कितने एम्प्लॉइज एक्चुअली में इस ऑप्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में थोड़ा सा एक फंडा आता है जहां पर बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है। ठीक है सर, आप ये बताइए कि ये सर कहां गया सर, ये ईसॉप और ईएसपीपी में क्या फर्क है? एक्चुअली में अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है, बट हाँ बेसिक फर्क ये है कि ईसॉप में हमेशा कंडीशन होती है। ईसॉप जो होता है ना, ईसॉप में हमेशा कंडीशन इन्वॉल्व होती है कि तुम मेरी कंडीशन फुलफिल करो तो ही मैं तुम्हें शेयर दूंगा। जबकि जो ईएसपीपी होता है, ईएसपीपी में कोई कंडीशन नहीं होती, ईएसपीपी में कोई वेस्टिंग कंडीशन नहीं होती। ईएसपीपी में क्या होता है कि चलो ठीक है हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं, कोई कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं, हम तुम्हें शेयर दे रहे हैं। ईएसपीपी इमीडिएटली दे दिया जाता है और ईसॉप कंडीशन फुलफिल करवाने के बाद दिया जाता है। तो ईसॉप जो होता है वो फ्यूचर में दिया जाता है और ईएसपीपी इमीडिएटली हम दे देते हैं। तो इसमें कोई एंट्री जो होती है वो इमीडिएटली हो जाती है, बस ये फर्क है। सो गाइस दिस वाज द बेसिक्स एंड द इंपॉर्टेंट रिवीजन फॉर ईसॉप। मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट रिवीजन था ईसॉप का, जिस ईसॉप की हम बात कर रहे थे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ईसॉप या हो या फिर ईएसपीपी हो। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी सेशन मैं 1 घंटे से ज्यादा सेशन नहीं लेना चाहता हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरा प्राइम फोकस ये है कि आपकी पढ़ाई खराब ना हो, पहली बात। दूसरी बात, 1 घंटे से ज्यादा जाते हैं तो बोरियत जाती है। मैंने भी अपने जो शेड्यूल बनाया है वो 1 घंटे का बनाया है, मेरे भी अदर कमिटमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं 1 घंटे से ज्यादा सेशन नहीं लेना चाह रहा हूं। यस फॉर डाउट्स, आज डाउट्स हो नहीं पाए क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, तो डाउट्स के लिए हम 3 दिन बाद इसका सेशन फिर से रखेंगे डाउट्स के लिए।
यदि फिर से ईयर ज़्यादा एक्सपेंस हो गया, यदि फर्स्ट ईयर ज़्यादा एक्सपेंस बुक हो गया बट इन एक्चुअल एक्सपेंस कम बुक होना था, तो एंट्री चेंज हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑलरेडी ज़्यादा एक्सपेंस। देखिए आप अगर ये बोल रहे हो कि सर यहाँ 1750 है और यहाँ क्यूमुलेटिव आ ही रहा है 16 लाख, मतलब टोटल 2 साल तक एक्सपेंस बुक करना चाहिए था 16 लाख रुपए, पर आपने 1750 कर लिया, आपने तो 1,50,000 ज्यादा एक्सपेंस बुक कर लिया, तो फिर तो आपका माइनस में आ गया, फिर तो आपका माइनस में 1,50,000 आ गया। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि सर अगर ये फॉर्मूला सॉल्व करते वक्त हम अगर हमारा क्वेश्चन माइनस में आता है तो क्या करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में दिया भी हुआ है जिसमें 4 साल या 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। तो अगर आपका माइनस में आता है तो आप क्या करते हो, आप एंट्री करते हो ईसो आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L या फिर टू जनरल रिजर्व, आप ये एंट्री करते हो, क्योंकि अब माइनस में हो गया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो शालिनी अगर आपका माइनस में आ रहा है तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये सेशन रिवीजन सेशन है, ठीक है ना। एग्जाम के ऊपर मैं कोई ओपिनियन नहीं देना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो। मेरे एक ओपिनियन से, क्योंकि जितने भी टीचर ये सब जो ओपिनियन वगैरह दे रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं मैं पर्सनली इस फेवर में नहीं हूं कि बार बार यूट्यूब पे आके मैं आपको अपना ओपिनियन झाड़ू। करना कुछ नहीं है, मैं भी सब कर सकता हूं, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग डिस्ट्रैक्शन किसका हो रहा है, आप लोगों का हो रहा है। बार बार यूट्यूब पे नोटिफिकेशन किसका आ रहा है कि यार टीचर आया, उसने बता दिया मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है। इससे क्या होगा, बार बार माइंड में आ रहा है कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है, पढ़ाई होती है, आपको तो पढ़ाई करनी है, आपको और कुछ नहीं करना है। मैं आपको अपना एक ओपिनियन बता दूंगा, उस बेसिस पर आप फालतू का कुछ ना कुछ अंदाजा लगाओगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, मतलब नहीं है। सो प्लीज डोंट आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस सेशन। ठीक है, सो बच्चों बताओ आपको सेशन ठीक लगा? हम इस सेशन को यहीं पर ओवर कर रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है। आप मुझे बताओ आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये सेशन ठीक लगा? और अगला सेशन हम लगभग आज 1 तारीख है, तो अगला सेशन हम रखेंगे या तो 4 तारीख को, 2 3 4 5, ठीक है, हम या तो 4 तारीख को या तो 5 तारीख को, जैसा भी रहा हम सेशन रखेंगे। ठीक है सर, कैंसिलेशन ऑफ ऑप्शन में P&L में रिवर्स क्यों करते हैं? P&L में रिवर्स इसलिए करते हैं क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल अभी हुई नहीं है, अभी तो 3 साल आपके कंप्लीट हुए ही नहीं है। एक बार अगर कंडीशन फुलफिल हो चुकी होती है तो आप अपने एक्सपेंस को रिवर्स नहीं करते हो, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल चुका है। बट अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हुई नहीं है और उससे पहले ही आपका ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, मतलब आपको कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब उतने से आपको बेनिफिट नहीं मिला। जब बेनिफिट नहीं मिला तो आप P&L से रिवर्स कर दोगे, सिंपल। ठीक है, शिखर अग्रवाल ने पूछा था पर उसने डिलीट कर दिया, पता नहीं क्यों। यस सर, आप पढ़ाए और अच्छा न लगे ऐसा ही। थैंक यू सौम्या। कोई और चैप्टर का रिवीजन करेंगे क्या? शालिनी बेटा, हर चैप्टर का रिवीजन सेशन प्लान होता है। आप शायद आपने सुना नहीं है मेरे बारे में, या फिर सुना नहीं है मेरे बारे में, मतलब मैंने एक लेक्चर, एक वीडियो इशू किया था कुछ टाइम पहले कि मैं एडवांस अकाउंट्स के हर टॉपिक का शॉर्ट रिवीजन करवाऊंगा लाइव आके और डाउट डिस्कशन लूंगा। मेरा अल्टीमेट टारगेट था कि मेरे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नवंबर 20 के लिए प्लान किया है, फिर आगे के अटेम्प्ट के लिए प्लान किया, जिन्होंने मेरी पेन ड्राइव क्लासेस परचेज की है, वो बच्चे जैसे जैसे अपना कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, मैं उनको एक रिवीजन और उनको एक डाउट सेशन देता जाऊं। फिर साथ में मैंने सोचा कि अभी सभी बच्चों के साथ कर लूं, तो ये हर चैप्टर के लिए होगा। चलो, सो गाइस थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट सेशन जो होगा वो 4 जुलाई या 5 जुलाई को होगा। उसकी लिंक मैं अभी शेयर कर दूंगा। लिंक में शेयर मतलब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगा। आपको मेरा टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम और मेरा यूट्यूब ये सभी फॉलो करने हैं। इन सबका लिंक आपको इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन जो भी होगा 4 तारीख या 5 तारीख, उसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और उसका एक पब्लिक नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो वी-स्मार्ट सीए इंटर का। ठीक है, तो अगले सेशन में मिलते हैं। अगला सेशन में कोर एंड कोर। बच्चों मुझे वादा करो मुझे कि आप अपने ईसॉप के डाउट लेके आओगे। अगर आपने अगले सेशन में ईसॉप के डाउट नहीं लेके आए तो वो फिर सेशन में कैंसिल कर दूंगा उसी टाइम पे। ठीक है ना, मतलब मैं अगले सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके ईसॉप के डाउट्स लूंगा। मैं आपके ईसॉप के डाउट के अलावा और कोई टॉपिक नहीं लूंगा, मैं आपको ये बता देता हूं। ठीक है, चलिए,
अभी हम यहीं पर सेशन को क्लोज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।